वेल टॉप एंड टी20 में दो बैक टू बैक मैचेस हारने के बाद आई एम श्योर के बहुत सारे नेपाल फैंस ये सोच रहे होंगे कि यार दो मैच खेल लिया ना, अब तो आपको सरफेस का पता चल गया, कंडीशन का पता चल गया, तीसरे मैच में कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दे देना। तो आपको बता दूं कि अभी बिल्कुल भी आप होपफुल मत हो, क्योंकि जिससे तीसरा मैच है वो आपके सामने और बड़ा चैलेंज लेकर आने वाला। यस, पिछले दो मैच बहुत तरह का स्ट्रगल रहा, जिसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि नेपाल का जो अगला मैच है वो है मेलबर्न स्टार एकेडमी से, और ये वही टीम है जिसने हॉबर्ट हैरिकेन्स को 227 रन चेज करके हराया। हॉबर्ट्स ने 227 रन बोर्ड पर लगाए थे और परसों की बात है, इन्होंने उस 227 को चेस डाउन कर लिया। और तो और इनके ओपनर ने 128, मतलब इस टूर्नामेंट का जो शतक आया है वो इसी टीम के ओपनर ने लगाया। तो अब कहानी कुल मिलाकर यह है कि आपके सामने एक और बड़ा चैलेंज आने वाला है। लेकिन आई नो कि बहुत लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि वही टीम जो स्कॉटलैंड जाती है, स्कॉटलैंड नीदरलैंड से खेलती है और अच्छा परफॉर्म करके आती है, टफ परफॉर्मेंस, टफ कंपटीशन वहां देकर आती है, वो अचानक से जब वापस आती है और ऑस्ट्रेलिया पहुंचती है तो मामला एकदम से खराब हो जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ इस टीम के साथ कि कहानी पूरी तरह से बदल गई? तो देखो, इसके दो एकदम फैक्चुअल जो बात कहूं वो दो अलग अलग एंगल्स हैं। एक एंगल ये है जो हेट वाला एंगल, एक हेट वाला चश्मा या हिपोक्रेसी वाला चश्मा लगाकर दिखाया जा रहा है कि भाई एनसीए टीम गई थी इसलिए टीम हारी। मतलब ये तो बहुत ही बेवकूफ सा लॉजिक है। ऑल्दो मैं इसके पीछे भी आपसे बात करूंगा, मैं लॉजिक को साइड बिल्कुल नहीं करूंगा, इसके पीछे भी आपसे बात करूंगा। लेकिन जो असल फैक्ट है, जिसमें मैंने 5 पॉइंटर्स बनाए हैं, जो आपको समझ में आ जाएगा कि यार क्यों नेपाल इस टाइम पर स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन जो थोड़ा सा अटेंशन मांगता है, एक नेगेटिव सा एंगल, उसको टच करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई टीम जो है वो एनसीए गई और वहां जाकर हार गई, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए शॉकिंग था कि लोग वाकई, मुझे पहले लगा कि यार ये मजाक वाली बात है, लेकिन जब मैंने थोड़ा स्क्रॉल करा तो मुझे समझ में आया कि नहीं यार, कुछ लोग वाकई इस बात को बिलीव कर रहे हैं। क्योंकि दो एग्जांपल्स हो गए, पिछली बार टीम एनसीए गई थी तो लोगों ने कहा कि यार एनसीए से आते ही जब मैच खेला तो मैच हार गए। तो बताओ एक बात जरा मुझे कि एनसीए आने से पहले जब खेल रहे थे तब क्या मैचेस आप जीत रहे थे? आपने जब घर पर जब मैच हारे थे लास्ट ईयर, तो क्या आप एनसीए के बाद हारे थे या पहले हारे थे? पहले हारे थे, राइट? सो अगर आपको यह समझ में आता है कि एनसीए जाने से मतलब टीम हार इसलिए रही है क्योंकि वो प्रैक्टिस करके आ रही है, दिस इज वेरी इलॉजिकल। आप खुद सोचो कि आप उस टीम को तो सपोर्ट करते हो, लेकिन उस टीम के डिसीजंस को, उनके चॉइसेस को सपोर्ट नहीं करो। आपने स्टुअर्ट लॉ को सपोर्ट किया कि हाँ भाई स्टुअर्ट लॉ जो है ना वो बहुत बेहतरीन कोच है, और यूके टूर जाने से पहले स्टुअर्ट लॉ ने 4 अलग अलग टीम बनाई, उस टीम में से उन्होंने बेस्ट पिक किया और उन बेस्ट को पिक करके यूके लेकर गए और फिर उसको उनको स्कॉटलैंड लेकर गए और स्कॉटलैंड जाकर के बेहतरीन क्रिकेट खेली। सो बहुत विजनरी आदमी है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वही स्टुअर्ट लॉ जब एनसीए, उन्हीं का फैसला था, जब एनसीए लेकर के टीम को जाते हैं और वहां जाकर के क्लोज बॉर्डर्स में, क्लोज एरियाज में, जहां से कुछ बाहर नहीं देख सकते हो आपको खबरें बाहर नहीं मिलेगी, वहां जाकर के फुल फोकस ट्रेनिंग करी, उसके बाद हार गए, तो आप कह रहे हो नहीं यार ये गलत कोच है, मतलब एनसीए लेकर नहीं जाना चाहिए। तो भाई देखो, सिंपल सी कहानी है। पहली बात, आपको हमेशा जीत नहीं मिलती है। ऐसा कोई कोच नहीं होता है जो आता है और सारे टूर्स एकदम जीत कर निकलता है। ये वही इंडियन टीम है ना जिसने भी इंग्लैंड में खेला, जो घर पर न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश हो गई थी। पाकिस्तान का एग्जांपल हो तो पाकिस्तान न्यूजीलैंड जाकर के व्हाइट वॉश हो गई थी। सो ऐसा नहीं है कि कोई टीम जो है वो अगर हारने लगती है तो वो एकदम बेकार टीम हो जाती है और जीतने लगती है तो एकदम बहुत अच्छी होती है। यस, कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो आपको समझनी पड़ेगी, लेकिन सबसे पहले आपको अपने दिमाग में से वो हेट वाला एंगल निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर वाकई ऐसा होता तो कुशल बुटेल ये बात नहीं कहते कि यार हमारी पोखरा एवेंजर्स में बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनको फ्लड लाइट का आइडिया नहीं है, तो उन्हें इंडिया लेकर जाएंगे, वो वहां प्रैक्टिस करेंगे। अगर वाकई ऐसा होता तो वो क्यों आते इंडिया? अगर वाकई ऐसा होता तो क्यों आकर सोमपाल कामी, करण केसी मुंबई में आकर प्रैक्टिस करते, या पूरी पूरी टीम एनसीए एक बार आने के बाद फिर दोबारा आती और आगे आने की फिर बातें करती? थोड़ा सा आप क्रिकेट सेंस से समझो इसको, हेट वाले सेंस से नहीं। खैर, अब मैं आता हूं असल मुद्दे पर, जो 5 पॉइंट जिसके बारे में मैंने कहा कि जो रियल रीजन है जिस वजह से नेपाल स्ट्रगल कर रहा है। सबसे बड़ा, सबसे मेन रीजन के नेपाल क्रिकेट को या नेपाल क्रिकेट प्लेयर्स को फ्लड लाइट का बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। तो क्योंकि उनको फ्लड लाइट का आइडिया नहीं, आप बताओ मुझे एक बात, कब आपने नेपाल टीम को फील्डिंग में इतना फंबल करते हुए देखा कि भाई उनके हाथ से बॉल छूट रही है, हाथ के नीचे से बॉल निकल रही है, वो मतलब थ्रो ऐसा नहीं हो रहा, बॉल पड़ करके बाउंस, मतलब बहुत सारी चीजें जो आप मैच में देख रहे हो वो नहीं दिख रही है। वो यूजुअली आप नेपाल में नहीं देखते। वो इस वजह से क्योंकि आपको नेचुरल लाइट में खेलने की आदत है, आर्टिफिशियल लाइट में नहीं। और आर्टिफिशियल लाइट और नेचुरल लाइट में डिफरेंस होता है, और खास करके फील्डिंग टाइम में तो बहुत ऑब्वियस भी होता है कि आपको थोड़ा और प्रेशर और है।
भाई प्रेशर है ना, पहला मैच हार गए या एक बड़ी टीम से खेल रहे हो या ऑस्ट्रेलिया में आकर खेल रहे हो, ये सब चीजें जो है वो एडअप हो जाती है और इस वजह से एक फ्लड लाइट का बहुत मेजर रोल है कि टीम थोड़ा सा बैकफुट पर है। नहीं, मैं इसको ये नहीं कह रहा हूं कि फ्लड लाइट हटा करके नेचुरल लाइट लगा दो, मतलब सुबह मैच कराओ तो एकदम सारे मैच जीत जाएंगे। कहानी यह है कि हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम एक फ्लड लाइट की वजह से होती है जो उम्मीद करते हैं अगले मैच में नहीं दिखेगी, बिकॉज अगला मैच जो है वो मॉर्निंग टाइम में। ठीक है, दूसरा रीजन यह है कि नेपाल इज नॉट वेरी मच यूज्ड टू प्लेइंग इन दिस कंडीशन। नेपाल जो है वो बाउंसी पिचेस पर खेलने का आदी नहीं है, नेपाल जो है वो पेस फ्रेंडली पिचेस पर खेलने का आदी नहीं है। सो ये कंडीशन जो है ये नई कंडीशन है भाई। जब इंडिया की टीम जब बाहर जाती है, जब इंग्लैंड की टीम इंडिया आती है, ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया आती है, तो क्यों वो स्ट्रगल करते हैं? क्योंकि वो लोग स्पिन फ्रेंडली पिच के आदी नहीं होते हैं। इंडियन टीम जो है वो पेस फ्रेंडली की आदी नहीं होती है, और ये तो नेपाल तो पहली बार गई है। तो जाहिर सी बात है आपको ये रीजन समझना पड़ेगा कि एक बाउंसी एक पेस वाले पिच पर जब आप पहली बार खेल रहे होते हो तो आपको परेशानी होती है। अगर आपने देखा होगा वो पहला ओवर जो कुशल बुटेल ने फेस किया था स्ट्राइकर्स के खिलाफ, वहां पर वो पहली बॉल जो पड़ करके अंदर की तरफ आई थी, वो कंफ्यूज हो गए थे, बिकॉज आदत नहीं है ना, यू आर नॉट वेरी मच यूज्ड टू सीइंग दैट बॉल की गुड लेंथ बॉल गिरती है और पड़ करके कांटा बदल के एकदम पेट पर आ जाती है वो बॉल, मुश्किल है। सो ये रीजंस होते हैं बैट्समैन को स्ट्रगल करने के। आप देखो, आप पावर प्लेस में देखते हो कि यार स्ट्रगल हो रहा है, मतलब प्लेयर्स खड़े तो हैं लेकिन रन नहीं बना पा रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं क्योंकि आप पहली बार खेल रहे हो और इससे आपका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा डाउन होता है, जो धीरे धीरे आएगा उस पॉइंट पर। लेकिन अगर टीम परफॉर्म नहीं कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि टीम एकदम बेकार हो गई, बर्बाद हो गई। 2 मैच पहले टीम बहुत अच्छी थी, 2 मैच बाद टीम एकदम बेकार हो गई, ऐसा नहीं होता है। यस आई नो, आई वाज आल्सो नॉट वेरी हैप्पी पिछले वाले वीडियो में, और उस टाइम काफी इमोशनल चीजें निकलती हैं, बट थोड़ा सा आप रुको और थोड़ा सेटल हो तो देन यू रियलाइज कि नहीं यार, वाकई प्रॉब्लम है कुछ कुछ, और इसमें कैन को भी थोड़ा स्टेप अप करना पड़ेगा। आप सोचो, सामने तीसरा पॉइंट, सामने वाली जो टीम है उसके जो बॉलर्स हैं उनकी क्वालिटी देखो, फास्ट बॉलर्स की, और अपनी टीम के फास्ट बॉलर्स की क्वालिटी देखो, आपको फर्क दिखेगा। सो ये चीजें डेवलप करने की जरूरत है। कैन को भी इस पर समझना है कि भाई किस तरह से अपने प्लेयर्स की हम क्वालिटी को डेवलप कर सकते हैं। तो सामने वाली टीम की जब तेज गेंदबाजी करते हैं तो उनकी बॉल हरकत कर रही है यार, बॉल हाथ से छूटती है, बॉल ऐसे आ रही है और प्रॉपर स्विंगिंग कंडीशन में ऐसे आकर के बॉल बाहर की तरफ निकल रही है, या अगर बॉल इन स्विंग को मार रहा है तो बॉल आकर के अंदर की तरफ आ रही है। बट अपने पास ऐसा नहीं हो रहा है, जब इधर से बॉल जा रही है तो उतनी आप कंडीशन बॉल में हरकत नहीं देख रहे हो। सो जब दो टीम दो तरह की क्वालिटी जनरेट करती है तो आपको उसका असर तो दिखेगा ना। जब सामने वाली टीम, ये बात आपसे कोई नहीं कहेगा, नफरत फैलाने के लिए पब्लिक बैठी रहेगी कि हाँ भाई मतलब ऐसा हो रहा है ना, एमसीए साइंस में से हार रहे हैं। भाई कुछ बेसिक चीजें समझो कि आप कंडीशन, नई कंडीशन है और सामने वाले के पास अच्छे बॉलर्स हैं, जिस वजह से बैटर्स को प्रॉब्लम हो रही है। और ये बहुत ऑब्वियस सी बात है जिसको रिजॉल्व करने के लिए कैन को अपनी क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। कैन को अच्छे फास्ट बॉलिंग कोचेस डालने पड़ेंगे, कैन को अच्छे बॉलर्स जनरेट करने पड़ेंगे, जाकर के गली गली बॉलर्स ढूंढने पड़ेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं नेपाल में बॉलर्स नहीं होंगे, बात कुल मिलाकर यह है कि आपको सेटल नहीं होना है। अगर यहां काम नहीं बन रहा, आप आगे बढ़ो। आपको लगता है करण केसी इज डन, आप आगे बढ़ो। आप सोचो कि नहीं यार हो चुका, काफी टाइम सर्व कर दिया, आप आगे देखने की जरूरत है। या कोई और किसी और का नाम है, आपको लगता है कि नहीं करण केसी अभी भी है, पॉसिबल है, तो उनके ऊपर काम कराओ। सो बहुत सारी चीजें, आप थोड़ा सा ऊपर निकलने की जरूरत है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में आकर खेल रहे हो तो थोड़ी सी अपनी क्वालिटी भी इंप्रूव करने की जरूरत है। यस, टीम में इस टाइम पर थोड़े एंकर प्लेयर्स और अगर आप एड ऑन कर दो, जो मेरा फोर्थ पॉइंट है कि एक आध एंकर प्लेयर और टीम में होना चाहिए जो अगर कोलैप्स होता है तो उसको रोक सके। चाहे तो भीमशर्की हो, चाहे तो आदिल हो, एक आप चाहे तो आरिफ हो, एक ऐसे प्लेयर होना चाहिए जो थोड़ा सा टीम को लेकर आगे बढ़। पावर हिटर्स तो हैं, ऐसे प्लेयर्स हैं जो आते हैं और मारते हैं और चले आते हैं, रुकते नहीं है। आप देखो आयरी हो गए, दिन वी होप कि अच्छा हो तो वो भी एक पावर हिटर है। कुशल मल्ला हो गए, फिर आप कुशल भुटेल हो गए, लेकिन आपको एंकर में सिर्फ एक रोहित है। अगर आप इसमें आरिफ भी डाल दो जो आगे थोड़ा रुक सके, या फिर भीमशर्की डाल दो जो आगे थोड़ा रुक सके और फिर उसका वो तेज भी खेल सके, बिकॉज दोनों तरह से वो खेल लेते हैं और ऐसा नहीं होता उनका स्ट्राइक रेट बहुत कम होता है, वो स्ट्राइक रेट पर मैनेज भी कर लेते हैं। सो आपको एक आध प्लेयर इस तरह का चाहिए, क्योंकि अभी टीम उस पॉइंट पर नहीं है कि आप सारे पावर हिटर पर भरोसा कर लो। ये फोर्थ पॉइंट है मेरा जिस वजह से टीम स्ट्रगल कर रही है। और लास्ट और फिफ्थ पॉइंट है कि ओपोनेंट जो है ना वो काफी क्वालिटी ओपोनेंट है। इस टूर्नामेंट से नेपाल को सबसे अच्छी चीज ये मिल रही है कि बहुत लोग जो कह रहे थे कि यार टॉप एंड T20 बेकार टूर्नामेंट है, फुद्दू टूर्नामेंट है और वहां की ऐसी टीम और वैसी टीम, देख लिया आपने कैसी टीम, आपने देख लिया कैसे गेंदबाज उनके पास अच्छे गेंदबाज हैं। सो आपको एक क्वालिटी ओपोनेंट मिला है। आपको यहां से ये समझने की जरूरत है कि आपको इनसे अगर फाइट करनी है, इनसे अगर नेक टू नेक खेलना है, देन यू हैव टू प्ले गुड, सिंपल एज दैट। और अक्सर लोग नेपाल के बारे में कहते हैं कि भाई नेपाल एक ऐसी टीम है जो हो सकता है छोटी टीम से हार जाए और जिससे आप एक्सपेक्ट भी ना करो उससे जीत जाए।
तो लेट्स सी, क्या पता मेलबर्न के खिलाफ कुछ ऐसा हो जाए। बट यस, ये कुछ वो पॉइंटर्स हैं जिस मुझे लगता है कि जिस वजह से नेपाल इस टाइम पर बैकफुट पर है। और हाँ, नेपाल को अच्छी बात यह है कि इस कंडीशन में काफी मैचेस मिल रहे हैं, यहां पर 4 मैच और खेलने, उसके बाद भी 4 T20 और एक वनडे मैच है। सो ये सब आपको इंप्रूव करेगा। और जब इन सबको खेलने के बाद आप उस कंडीशन में जाओगे, मतलब जब आप यूएई जाओगे, जिस कंडीशन को आप जानते हो, तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे कि भाई मुश्किल कंडीशन में खेल कर आ रहे हैं, वहां किसी ने रन्स किए, किसी ने नहीं किया, आगे जो भी कुछ होगा उसके बाद जब यूएई पहुंचोगे ना, आई एम टेलिंग यू, जो कॉन्फिडेंस है ना वो थोड़ा सा बूस्टअप रहेगा, वहां पर परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। बट यस, यू हैव टू मेक श्योर के जो मैचेस बचे हुए हैं और जो अब तक परफॉर्मेंस आई उससे थोड़ा बेहतर हो। पहले और दूसरे मैच में बिल्कुल मिरर इमेज पिक्चर आई है, चाहे बैटर्स की, चाहे बॉलर्स की, चाहे फील्डर्स की, एक जैसा हमें देखने को मिला दोनों मैच। आई होप के तीसरा मैच जो है उसमें हमें कुछ डिफरेंस देखने को मिले। हालांकि ऑपोजिशन जो है वो अच्छा है, क्वालिटी है, और अभी अभी पॉजिटिवली जीत कर भी आ रहे हैं वो, तो कॉन्फिडेंट भी ज्यादा होंगे। और नेपाल का इस टाइम पर लेवल भी थोड़ा है वो अदर टीम्स के हिसाब से थोड़ा सा नीचे लग रहा है, और इस वजह से नेपाल प्लेयर्स भी अपने आप को प्रूव करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश जरूर करेंगे। सो आई होप कि थर्ड मैच में कुछ बेहतर निकले। लेकिन यू हैव टू, अगर आप वाकई क्रिकेट को सपोर्ट करते हो, नेपाल क्रिकेट को आगे होना देखना चाहते हो, तो पहले आप टेक्निकलिटीज की तरफ देखो, ना कि उन बातों की तरफ जो सुनने में तो फैक्ट लगती हैं लेकिन हैं बिल्कुल बेकार की भैया एनसीए गए इस वजह से हार गए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट नॉनसेंस थिंग, सिर्फ अपने आप को भरोसा देने के लिए। क्या मतलब, एज इफ अगर एनसीए ना जाकर के नेपाल के प्लेयर्स अपने अपने घर में आराम कर रहे होते तो यहां करके मैचेस जीत जाते। ऐसा नहीं होता है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप सिर्फ इंप्रूव होते हो और कुछ नहीं होता है आपको। और 2 दिन में कुछ नहीं होता है कि एक टीम कहीं जाकर के 10 दिन रहकर आई है तो 10 दिन में उसकी पूरी क्रिकेट खराब हो गई। मतलब जो इंसान पिछले 10 साल से क्रिकेट खेल रहा है उसकी क्रिकेट 10 दिन में खराब हो गई। खैर एनीवे, सो आई होप के नेक्स्ट मैच में चीजें जो है वो थोड़ा बेहतर हो, और आई होप कि आप इस पूरे चीज को थोड़ा सा हेट वाले शेड से हटा करके नॉर्मल व्यू से देखोगे तो आपको भी ज्यादा बेहतर लगेगा और आपको समझ में आएगा कि यार एग्जैक्टली गलतियां कहां पर हो रही। जाते जाते बस एक रिक्वेस्ट कि जब आप कल मैच देखो तो आप छोटी छोटी चीजें नोटिस करने की कोशिश करना, बॉल की मूवमेंट नोटिस करने की कोशिश करना, और देखना कि क्यों ये बॉल जो है वो प्लेयर को खेलने में परेशानी हो रही है। और जब कल को वो यूएई में या फिर नेपाल में खेल रहे होंगे तो याद करना कि जब ऑस्ट्रेलिया खेल रहे तो बॉल तो ऐसे जा रही थी, यहां पर बॉल में थोड़ा चेंजेस है। आपको समझ में आ जाएगा कि कहां पर एग्जैक्टली प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट होती है। खैर, आई होप दैट हम कल एक अच्छा मैच देखें। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय।